स्कूल जाने वाली गोरी बहू। रमा अपने दो बेटों मदन और गोपाल के साथ रामपुर गांव में रहा करती थी। एक दिन बिचोलन बबली उसके घर रिश्ता लेकर आती है। रमा, अरे ओ रमा रानी, कहाँ हो तुम? अरे आ गई बबली, बर्तन मांज रही थी। बोल क्या बात है? अब तुझे बर्तन घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख, लड़कियों की तस्वीर लाई हूँ। मेघा और अंजलि नाम है इनका। अरे ये कैसी लड़कियां खोजी है तूने? एक तो चांद का टुकड़ा है और दूसरा अमावस की अंधेरी रात। मुझे बस ये गोरी लड़की पसंद है। देखो रमा, ये दोनों चचेरी बहनें हैं, इसलिए अगर तुम एक का दवा रंग देखकर ठुकराओगी तो दूसरी शादी भी कट जाएगी, क्योंकि इनके घर वाले इनकी शादी एक साथ कराना चाहते हैं। अब तुम सोच लो। अंजलि की सुंदरता रमा के मन में घर कर जाती है, इसलिए वो रिश्ते के लिए मान जाती है और अपने दोनों बेटों मदन और गोपाल की शादी कर देती है। मगर गृह प्रवेश के साथ ही रमा अपनी दोनों बहुओं में काले गोरे का फर्क शुरू कर देती है। आजा मेरी प्यारी बहू, अपने सुंदर सुंदर पैरों से गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। जहाँ रमा खुशी से भरकर गोरी बहू का गृह प्रवेश करती है, वहीं फीके मन से मेघा का गृह प्रवेश करती है। गोपाल, अंजलि बहू थक गई होगी, इसे कमरे में लेकर जा। जी माँ। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी रसोई में खाना बनाकर अपनी सास को परोसती हैं। अरे वाह अंजलि बहू, क्या अमृत जैसी खीर बनाई है तूने। खाते ही मुंह में घुल गया। ये ले तेरा शगुन। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुझे क्या चाहिए बहू, तू बता। माँ जी, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। मायके में मैं बस मैट्रिक तक ही पढ़ पाई थी। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ माँ जी। पढ़ने की बात सुनकर अंजलि का पति पिनकते हुए कहता है, अंजलि ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो ना तुम? अरे तुम इस घर की बहू हो यार। अब ये पढ़ने लिखने का ख्वाब छोड़कर रसोई संभालो। समझ में आया? अरे गोपाल, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर। अगर बहू पढ़ना चाहती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कह दिया सो कह दिया। कल से अंजलि बहू स्कूल जाएगी, तू बस इसका एडमिशन करा दे। रमा के कहने पर गोपाल अंजलि बहू का स्कूल में एडमिशन करा देता है। फिर क्या था, अगले दिन से बहू साड़ी पहनना छोड़कर सूट सलवार पहनकर टिप टॉप बनकर कहती है, स्कूल ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ऐसे में अपनी काली बेचारी बहन को चिढ़ाना तो बनता है। अंजलि घमंड से भरकर किचन में आती है, जहाँ मेघा बर्तन मांज रही होती है। अरे ओ कैपुचिनो, बता जरा कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो मेरी बहन। तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें पढ़ने का मौका मिला है। सुंदरता की आड़ में जहाँ अंजलि को पढ़ने की पूरी पूरी छूट मिलती है, वहीं बेचारी मेघा की सुबह शाम घर के कामों में ढल जाता है। अंजलि को पढ़ता देखकर मेघा के मन में छिपी पढ़ने की इच्छा वापस आने लगती है और वो अपनी सास का मनपसंद खीर बनाकर उनके पास लाती है और कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, खाइए ना। मगर बात क्या है बिल्लो रानी, ये खीर किस खुशी में बनाई है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सास खुशी से खीर खाने लगती है। तभी बहू हिचकते हुए बोलती है, माँ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। काली बहू के पढ़ने की बात सुनकर सास पिनकते हुए खीर से भरी कटोरी उठाकर फेंक देती है और बहू पर हावी होते हुए फटकारती है। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे। अपनी दाल गलाने के लिए तूने ये खीर बनाई थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी काली कलूटी बहू, तू स्कूल नहीं जाएगी। बहू का फर्ज ससुराल की जिम्मेदारी संभालने की होती है। माँ जी, अंजलि भी तो इस घर की बहू है, फिर आपने उसकी पढ़ाई पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा, तो अब तू मेरी गोरी बहू की बराबरी करेगी? ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश ना कर, तेरी काली जुबान खींच लूंगी। तेरी भलाई इसी में है कि अपने मन में पढ़ाई की ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। चल जा, काम कर। सास का ये फर्क मेघा को बहुत खलता है, मगर वो कहती भी तो क्या। पूरे घर में एक मदन ही था जिसे मेघा की खुशी में खुशी होती थी और दुख में पीड़ा। मेघा, मैं जानता हूँ कि तुम भी पढ़ना चाहती हो, मगर ये भी जानता हूँ कि माँ तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी कभी नहीं देगी। इसलिए मैं तुम्हारा ओपन से एडमिशन करवा देता हूँ। इससे तुम घर पर रहकर ही पढ़ लोगी। मेघा के काले रंग ने उसे लाचार कर दिया था।
उसे मेघा के काले पढ़ना पड़ता, उसे लाचार कर, वो सारा दिन सास के इशारों पर नाचती पढ़ना पड़ता और सभी से, वो सारा दिन सभी के सो जाने के बाद रात में पढ़ाई करती थी और सभी के घर जाने के बाद रात में पढ़ाई पैर पर पैर चढ़ाकर घर आकर सीधे अपने कमरे में पैर पर पैर चढ़ाकर पढ़ने का के लिए गिलास भरकर हर रोज की तरह रमा गोरी बहू के लिए गिलास भरकर बादाम का दूध लेकर आती है। बादाम का दूध लाई, अंजलि बहू पी ले, ये ले बादाम का दूध लाई हूँ, पी ले। जो मुझे आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली है, जो मुझे आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली है, और ये बादाम वाला दूध लाना भूलती नहीं है, और ये बादाम वाला दूध लाना भूलती नहीं। पढ़ने लिखने में मन लगता है, बादाम का दूध पीने से पढ़ने लिखने में मन लगता है। तेरा दिमाग तेज होता है, तू अच्छे से पढ़कर अफसर बन जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गोरी बहू मेरा गुरूर, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गोरी बहू मेरा गुरूर बने, मैं चल खूब नाम कमाए। मेघा के मैं चल रही होती है तब उसे जब रमा पढ़ना पड़ता है, वो सारा दिन सास के इशारों पर मेघा के और सभी लाइट जल रही और सभी मेघा को जाने के बाद रात में पढ़ाई करती चल जाती और मेघा राक्षस के अच्छा तो ये काली कलूटी छिपकर पढ़ाई कर रही है, तो ये काली कलूटी छिपकर पढ़ाई कर। अगले दिन रमा मेघा के पढ़ने को बवाल बनाकर उसकी सारी किताबें फाड़ देती है। अब देखती हूँ कि ये नजर बट्टू कैसे पड़ती है। मेरे मना करने के बाद तू ढीठ नहीं मानी ना? माँ जी, आपने मेरी किताबें क्यों फाड़ दी? फाड़ दी तो फाड़ दी, वैसे भी तू कल्लो माई कौन सा अफसर बन जाती। चुपचाप से चूल्हा चौका संभाल, वरना वो रहा दरवाजा। मेघा को पढ़ने से रोकने के लिए रमा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वहाँ पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। समय बीतता जाता है और अंजलि स्कूल में हर साल फेल होती जा रही थी, फिर भी सास ने उसका स्कूल कभी नहीं छुड़वाया, बल्कि उसे घूस देकर पास कराया। वहीं मेघा घर से ही पढ़ती रही और वो दिन भी आ गया जब मेघा अफसर बनकर अपनी सास के सामने खड़ी हो गई। उस घड़ी अंजलि और रमा के बीच बहस चल रही होती है। अंजलि बहू, मैंने तुझे स्कूल जाने की छूट इसलिए नहीं दी थी कि तू हर साल स्कूल में फेल होती रहे। तुझे घर का एक भी तिनका उकसाने नहीं दिया कि तू पढ़कर अफसर या कलेक्टर बनकर मेरी काली बहू के मुंह पर कालिक पोते, मगर तूने मेरा ही नाम डुबो दिया। बस करो माँ जी, अपना किया मेरे मत्थे मत मरो। खुद को एबीसीडी नहीं आती और गुस्सा ऐसे दिखाती है जैसे कहे कि प्राइम मिनिस्टर हो। अनपढ़ गवार कहे कि उस रोज अंजलि अपने मन में भरा कड़वापन उगल देती है। रमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी मेघा उसके पांव छूकर कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अफसर बन गई। माफ कीजिए, मैंने पढ़ाई बंद नहीं की थी और मेरी काबिलियत के बल पर मैं आज अफसर हूँ। ये सुनकर रमा पछतावे से भर जाती है। वहीं अंजलि भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। मेघा बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने रंग के आधार पर तेरे साथ फर्क किया और तेरे अरमानों का गला घोट दिया, और जिसे सर पर बिठाया हर आजादी दी, वो कुछ न कर सकी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जा बहू, तो खूब नाम कमा। मेघा का किया संघर्ष उसे सफलता की ऊंचाई पर ले जाता है। वहीं घमंडी अंजलि को मुंह के बल गिराता है। साथियों, कोई भी नहीं जानता कि किस्मत कब किसका वक्त बदल दे, इसलिए किसी को खुद से कमजोर मत समझिए। सुजाता, मैंने अपने रोहन बेटे के लिए एक बहुत सुंदर और सुशील बहू देख ली है। समझ गई, इसका मतलब आपने मेरे बेटे के लिए गवार बहू चुनी है। मैं सही बोल रही हूँ ना? ऐसे क्यों कहती हो? हमारे घर में बहू आएगी तो वो हमारे रंग रूप में ही ढल जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो। और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की इच्छा जानने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। ये शादी होकर ही रहेगी। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरी तरह आजकल के जमाने की लड़की भी ला सकते हैं, बिल्कुल जो मेरी तरह मॉडर्न हो। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लाकर ही पछता रहा हूँ। मैं आखिरी बार सिलबट्टे की चटनी और पकौड़े कब खाए थे ये तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो दर्द हो जाते हैं। ऐसा कहकर कमलेश चला जाता है। वहीं सुजाता का मुंह बन जाता है। कुछ ही दिनों में कमलेश अपने बेटे रोहन की शादी गांव की एक सुंदर सुशील लड़की से कर देता है, जो कि बहुत लंबा घूंघट करके चौखट पर खड़ी थी। तभी सास आरती करके कहती है, अरे बहू, ये तुमने इतना बड़ा लंबा घूंघट क्यों किया है? अरे मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखती, जरा घूंघट हटाओ। और हाँ, याद रखो, तुम्हारा ससुराल मॉडर्न ससुराल है, कोई गांव का गवार नहीं, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है माँ जी। ये गवार की तरह मुझको माँ जी क्यों बोल रही हो? कॉल मी मॉम, ऑल राइट? यस यस माँ जी, मेरा मतलब मॉम। तत्पश्चात गृह प्रवेश करके वो अंदर आ जाती है। अगले दिन दिव्या का उसके मॉडर्न ससुराल में पहला दिन था। वो सुंदर सी साड़ी पहनकर और जेवर के साथ आती है और अपने सास ससुर के पैर छूकर कहती है,
मॉम जी, पापा जी, नमस्ते। ओह गॉड, तुमने ये क्या पहना है बहू? गवाह टिपिकल बहुओं की तरह हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, बस गुड मॉर्निंग बोल दिया करो। और ये मुझे तुम्हारी ये 6 मीटर की थान बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। कोई हमारे घर में आएगा तो क्या कहेगा कि हम गांव की गवार बहू लाएं? कम विद मी, मैं तुम्हें एक ड्रेस देती हूँ। अरे क्यों बहू को परेशान कर रही हो? ऐसे भी तो बहुत अच्छी लग रही है, इतने सुंदर जेवर और साड़ी में। हाँ ओह प्लीज कमलेश, तुम अपनी मर्जी चला चुके हो, अब मुझे अपनी मर्जी चलाने दीजिए। ऐसा कहकर वो दिव्या को अपने कमरे में ले जाती है और उसे शॉर्ट ड्रेस देती है, जिसे पहनने के बाद दिव्या को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो घुटने से ड्रेस नीचे खींचकर कहती है, हे भगवान, इस छोटे से कपड़े में तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और ये नीचे भी नहीं हो रहा। मॉम जी, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं इसे पहनकर कैसे घर के काम करूंगी? कुछ खराब नहीं है, सब अच्छा है, नीचे आ जाना और ब्रेकफास्ट रेडी करना। ऐसा कहकर सुजाता चली जाती है। दिव्या को बहुत अजीब लगता है, जिस वजह से वो ड्रेस पर एक चुन्नी ओढ़ लेती है और पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। डाइनिंग टेबल पर आलू पूरी और घी का हलवा, लिट्टी चोखा और बहू के कपड़े देखकर सास कहती है, बहू ये सब तूने क्या बनाया है? अरे हमारे घर में ऑयली खाना नहीं बनता, इसे खाकर सब बीमार हो जाएंगे। देख, ब्रेकफास्ट में हम सिर्फ सैलेड, जूस और फ्रूट खाते हैं, दोबारा इस तरह से खाना मत बनाना। मॉडर्न परिवार में रहने का तरीका सीखो। और ये चुन्नी क्यों पहनी है शॉर्ट ड्रेस पर? वो माँ जी, ऐसे अजीब लग रहा था बहुत, इसलिए ओढ़ ली। अरे क्यों बहू को इतना अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रही हो? और अच्छी बात तो है, लिट्टी चोखा तुमने कब से नहीं बनाया। एक दिन ये सब खा लोगी तो तुम्हारी डाइटिंग बिगड़ नहीं जाएगी। आहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है खाना। वाह दिव्या, सच में आलू पूरी मेरी फेवरेट है। इसका टिफिन पैक कर देना। और हाँ, शाम को मेरे ऑफिस के कलीग तुमसे मिलने आएंगे, सो बी रेडी। जी रोहन। आहा, बहुत अच्छा खाना बनाया है भाई। ये ले बहू, मेरी तरफ से शगुन। बहू तू मेरे लिए फोन में देखकर यूट्यूब से पिज्जा बना दे, मैं वही खाऊंगी। जी माँ जी। ऐसा कहकर दिव्या पति का टिफिन पैक करके उसे दे देती है, साथ ही चुन्नी को वो हटा देती है। फिर फोन में देखकर जैसे तैसे पिज्जा को बनाकर ओवन में रखती है, पर अब उसे ओवन चालू करना नहीं आता। अरे ये कैसे करूँ ऑन? ऐसा करती हूँ, पूरा घुमा देती हूँ, शीशे में देख लूंगी पक जाएगा, तभी बंद कर दूंगी। इतने में मैदा उतार लेती हूँ शाम के लिए। ऐसा कहकर दिव्या ओवन की नॉब को घुमा देती है। वहीं वो हील पहने स्टूल पर चढ़कर आटे का डिब्बा उतारने की कोशिश करती है। इतने में सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? सारा आटा गिरा दिया मैंने। अगर मॉम ने मुझे देखा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे ये जलने की बदबू क्यों आ रही है? वो पिज्जा, माँ जी का पिज्जा सारा जल गया। अब तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। रसोई में धुआं भर जाता है। जैसे ही सुजाता रसोई की ओर आती है तो रसोई का ये हाल देखकर और फिर दिव्या की शक्ल देखकर डर जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल बहू, यू स्कैर्ड मी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भूतनी बनकर क्यों घूम रही हो? और हे भगवान, मेरा माइक्रोवेव, गवार लड़की, मैंने तुम्हें पिज्जा बनाने के लिए कहा था, वो भी नहीं बना पाई। आग लगाओगी क्या रसोई में? सुजाता जल्दी से माइक्रोवेव का बटन ऑफ करती है और सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है। बहू, अगर तुम्हारा ये गवारपन नहीं छूटा तो कैसे चलेगा? तुम्हारी इन हरकतों से मैं पछता रही हूँ। एक पिज्जा बोला था, बट वो भी मुझे बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अपनी सूरत ठीक करो, शाम के 5 बजने को आए हैं। कुछ देर बाद घर में पार्टी है, जानती हो ना, रोहन के कलीग आएंगे। दूसरी बात, गाउन पहन लेना उनके सामने। तुम बिल्कुल मॉडर्न क्लासी बहू लगनी चाहिए। इंग्लिश ना आए तो अपना मुंह बंद करना। रिमेम्बर, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए जिस वजह से तुम हमारी फैमिली की नाक कटवा दो। मॉम आप निश्चिंत रहिए। ये सब होता हुआ देख कमलेश कहता है, हे भगवान, मेरी इतनी प्यारी बहू को कितना डराती है। पता नहीं क्यों उसे मॉडर्न बनाने पर तुली हुई है। शाम को पार्टी में सारे गेस्ट आ जाते हैं। वहीं दिव्या गाउन पहनकर रोहन के साथ पार्टी में आती है। अबे नकुल, मीट माय वाइफ दिव्या। लुकिंग वेरी हॉट एंड गॉर्जियस दिव्या भाभी। यू आर राइट अबे। हेलो दिव्या। हेलो रोहन, इफ यू डोंट माइंड, मैं दिव्या को डांस के लिए ले जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल दिव्या, डोंट वरी, नॉर्मल है, जाओ जाओ। ये सुनकर दिव्या को अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसके साथ डांस करती है और अभय गलत इरादों से उसे टच करता है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। ये कितना अजीब आदमी है, पता नहीं इनकी मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या होता है। ऐसा कहकर वो रोहन से कहती है, पर रोहन उसे वापस अभय के साथ डांस करने भेज देता है। वैसे दिव्या, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? कंफर्टेबल तो हो ना? अच्छे से हाथ रखो मेरे कंधे पर। ऐसा कहकर अभय उसकी कमर पर हाथ रखता है। ये बात
दिव्या को बर्दाश्त नहीं होती और वो एक जोरदार चाटा अभय को मार देती है। पार्टी में सभी लोग हैरानी से देखते हैं और सास आकर कहती है, बहू ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें ऐसी वैसी हरकत करने को। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन गलत चीजें बर्दाश्त नहीं है। गांव की गवार हूँ तो हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आदमी मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था, नाचने के बहाने, और मुझे जाने भी नहीं दे रहा था। आपके मॉडर्न तरीकों से मेरा दम घुट रहा है। ना तो ये कपड़े अच्छे हैं और ना ही इन कपड़ों को देखने वाले लोग। साड़ी हमारी संस्कृति है, उसे पहनकर स्त्री का एक अलग ही रूप खिलता है। क्या ये सच है अभय? उससे क्या पूछ रहा है? बहू की बात पर तुझे विश्वास नहीं है? मैंने ये सब होते हुए देखा है। मैं तेरे पास ही आ रहा था। इसने बहू के साथ गलत हरकत की है। अभय, तेरी इतनी हिम्मत? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा कहकर रोहन अभय को 2-3 घूंसे मारकर पार्टी से निकाल देता है। तभी सभी लोग चले जाते हैं। फिर कमलेश बहू का पक्ष लेते उसके मन की बात करता है। अरे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति किटी पार्टी, दिखावे और छोटे कपड़ों से नहीं है, बल्कि प्यार, मोहब्बत, नारी की तरह साड़ी पहनना, अपनों की बात समझने से है। जरा बहू की हालत देखो। ससुराल में पहले दिन तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है कि वो हमें भी कुछ पता नहीं पा रही। आप सही कह रहे हैं, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। अब मैं तुझे फिर इस तरीके से नहीं टोकूंगी। और जहाँ तक रही मॉडर्न सामान को इस्तेमाल करने की बात, तो वो मैं तुझे सिखा दूंगी। अब से मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फिर दोनों साड़ी पहनकर रसोई में काम करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।